हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य राजस्थान। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले कहा था, मैं आपके लिए हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री के अलग अलग वीडियोज़ बनाऊंगा। तो इंडियन हिस्ट्री के क्रम में आज मैंने सबसे पहला टॉपिक लिया है सिंधु सभ्यता का। दोस्तों, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको कहीं से कोई मैटर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। और आप वीडियो देखने के बाद ये खुद जज कर पाएंगे, देख पाएंगे। और यह वीडियो सिंधु सभ्यता से संबंधित जो वीडियो है, ये 2 या 3 होने वाले हैं। दोस्तों, बहुत संक्षिप्त और सारगर्भित वीडियो होने वाले हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, और उसके बाद सेकंड राउंड में आप वीडियो के नोट्स बना सकते हैं। और बहुत जल्द ही डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियो के PDF लिंक मैं अवेलेबल करवा दूंगा। और जो टेस्ट सीरीज भी जल्द ही मैं प्लेलिस्ट में डालूंगा, जिससे आप अपना मूल्यांकन कर पाएँ कि आपने इन वीडियो से कितना गेन किया है। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं सिंधु सभ्यता। देखिए, सबसे पहले सिंधु सभ्यता तक जाने के लिए हमें थोड़ा सा एक कदम पीछे चलना पड़ेगा। जैसे कि मैं हर वीडियोज़ में आपको पृष्ठभूमि या उस समय की तत्कालीन परिस्थितियाँ बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियोज़ में देखा था, राजस्थान के संदर्भ में मैंने पाषाण काल बताया था। तो उसी के क्रम में पाषाण काल दोस्तों हमने पढ़ा था। नवपाषाण काल के बाद में इतिहास का एक खंड आता है जिसे हम बोलते हैं आद्य इतिहास। आद्य इतिहास दोस्तों इसलिए कहते हैं, ऐसा इतिहास जिसके लिखित साक्ष्य तो हैं परंतु हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं अभी तक। तो ऐसा जो कालखंड है वो आएगा आद्य इतिहास में। और जिस दिन हम इस भाग को पढ़ लेंगे, समझ पाएंगे, इसकी पुष्टि हो जाएगी, उस दिन यह जो खंड है ये इतिहास में समाहित हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता किस इतिहास से संबंधित है। तो दोस्तों, आद्य इतिहास से। क्वेश्चन मैं साथ साथ क्लियर करवाते जाऊंगा, आपको बिल्कुल गौर से वीडियो को देखना है और अंत तक देखना है। दोस्तों, स्किप बिल्कुल भी ना कीजिए, क्योंकि मैं एक लाइन भी जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैं इस वीडियो में नहीं बोलने वाला। तो शुरू करते हैं। तो आद्य इतिहास से संबंधित ये स्थल है। और एक और विशेषता है कि यह कांस्य युगीन सभ्यता है। दोस्तों, हमने पहले देखा था पाषाण काल में जो मानव है उसने पत्थर से हथियार बनाए थे, और यहाँ जो हथियार है वो बनने लगे अब कांसे से। इसमें एक क्रम है दोस्तों, आप हमेशा याद रखिएगा, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। पाषाण काल में पाषाण का इस्तेमाल हुआ, उसके पश्चात धातु में सबसे पहले ताम्र धातु, तांबे का इस्तेमाल हुआ, फिर कांसे का इस्तेमाल हुआ, और फिर लोहे का इस्तेमाल हुआ। तो ये बिल्कुल आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। मैं रिपीट करता हूँ, सबसे पहले पत्थर के औजार, उसके बाद तांबे के औजार, उसके बाद ताम्र पाषाण भी एक, जिसमें पाषाण और ताम्र, लेकिन मुख्य रूप से धातु यदि बोले हम तो ताम्र, और उसके बाद आती है कांस्य युगीन या कांसे की धातु, और कांस्य धातु के बाद में आता है लौह काल। तो इस प्रकार से इन धातुओं का क्रम चलता है। लौह काल दोस्तों वैदिक काल से संबंधित है। कांस्य युगीन सभ्यता हम पढ़ रहे हैं, और ताम्र पाषाण और ताम्र युगीन सभ्यताएं मैं राजस्थान के वीडियोज में जल्द ही अपलोड करने वाला हूं। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले इसके थोड़ा समय पे विचार करते हैं हम। आगे जाके हम और इसमें समय देखेंगे, लेकिन जो सबसे उपयुक्त समय है इसका वो है 2300 से 1750, या कहीं कहीं 1700 ईस्वी पूर्व भी आता है। दोस्तों, यह सबसे प्रामाणिक समय है। यदि आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि बताइए सबसे प्रामाणिक समय कौन सा है सिंधु सभ्यता का, तो आपका उत्तर होगा 2300 से 1750 या 1700, जो भी ऑप्शन में हो, ईस्वी पूर्व। क्यों है ये प्रामाणिक? क्योंकि ये वैज्ञानिक पद्धति से लिया गया है दोस्तों। C14 कार्बन 14 पद्धति कहते हैं इसे, और इसके जनक थे V.F. लीवी। V.F. लीवी अमेरिकन रसायन विज्ञ थे। इन्होंने ये इस विधि को प्रतिपादित किया था। दोस्तों, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा संक्षिप्त समझा देता हूं मैं आपको, कि हर जो जीवित प्राणी है उसके शरीर में कार्बन की मात्रा होती है। 2 कार्बन होते हैं, कार्बन 14 और कार्बन 12।
दोस्तों जो कार्बन 12 है C12 वो यथास्थिति रहता है, लेकिन जो कार्बन 14 है वो रेडियो एक्टिव पदार्थ है और ये समय के साथ साथ कम होता जाता है। और किसी भी जो संरचना है या कोई शरीर है, कोई भी सजीव है, उसमें कार्बन की मात्रा जितनी, कार्बन 14 की मात्रा जितनी है वो मात्रा 5570 वर्ष में आधी रह जाती है। इस प्रकार से जैसे उदाहरण के लिए यदि हमें कोई साक्ष्य मिलता है और उसमें कार्बन 12 से कार्बन 14 की मात्रा चौथाई है, तो दोस्तों वो जो समय है वो समय हो जाएगा आधी, और आधी का चौथा, इसका मतलब वो समय हो जाएगा लगभग 11,000 साल। तो इस प्रकार दोस्तों कार्बन 14 पद्धति से ये जो समय निर्धारित किया गया है यह है 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व। इसके जनक थे V.F. लीवी। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले नामकरण संस्कार करते हैं अपनी सभ्यता का। ऐसी सभ्यता जिसके प्रकाश में आने से पहले ये माना जाता था कि सिकंदर के आक्रमण या सेल्यूकस के आक्रमण से पहले का भारत का कोई इतिहास नहीं था। लेकिन दोस्तों इस सभ्यता ने साबित कर दिया कि भारत में भी बहुत प्राचीन और बहुत सभ्य सभ्यता उस समय थी। इसलिए अब ये कैसे प्रकाश में आती है इस पर हम आगे देखते हैं। सबसे पहले इसके हम नाम की चर्चा करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम इसका नाम, इसके कई नाम है, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों याद रखिएगा सिंधु सभ्यता नामकरण जो है ये किया गया जॉन मार्शल द्वारा। जॉन मार्शल जो कि बहुत प्रसिद्ध पुरातत्ववेता थे और भारतीय पुरातत्व जो विभाग है, सर्वेक्षण विभाग है, उसके ये महानिदेशक भी रहे। और इनका कार्यकाल कर्जन से शुरू करके और 1928 तक जाता है। तो जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का नाम दिया सिंधु सभ्यता। याद रखिएगा दोस्तों, सिंधु सभ्यता नामकरण है वो जॉन मार्शल द्वारा दिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं अगला नाम, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता, जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए यह नाम, जो घाटी शब्द है, यह जोड़ के दिया रफीक मुगल महोदय ने। तो दोस्तों यह याद करना बहुत सिंपल है। हमें पता है कि जो मुगल शासक हैं, सर्वप्रथम बाबर है, वो अफगानिस्तान होकर के घाटियों से होकर भारत में आए। तो सीधी सी बात है, मुगल किधर से होके आए थे? घाटी में से होके आए थे। इसलिए सिंधु घाटी में जो घाटी शब्द है वो किसने दिया? मुगल ने। और मुगल का मतलब है यहाँ रफीक मुगल। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, सिंधु घाटी सभ्यता रफीक मुगल द्वारा दिया गया नाम। इसके बाद दोस्तों एक नाम और आता है इसका, हड़प्पा सभ्यता। देखिए किसी भी पुरातात्विक स्थल की जब खुदाई होती है तो जब सर्वप्रथम जिस स्थान की खुदाई होती है वो जो स्थान है उस नाम से ही उस सभ्यता का नाम रखा जाता है दोस्तों। तो इसीलिए अगर परीक्षा में ये प्रश्न जो है बार बार कई बार आया हुआ है, अगर परीक्षा में यह आता है कि बताइए सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा है, और ऑप्शन आते हैं सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, तो दोस्तों आपका उत्तर होगा हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन जो है ये हड़प्पा नगर से शुरू हुआ था, इसलिए इसका जो उचित नामकरण है वो हड़प्पा ही रहेगा। क्लियर दोस्तों, आगे चलते हैं हम। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में आता है और कई बार गलत होता है दोस्तों, समकालीन सभ्यताओं का प्रश्न आता है कि समकालीन सभ्यताएं कौन सी नहीं हैं। याद रखिएगा ऐसे प्रश्न बहुत बार आए हुए हैं। तो देखिए समकालीन सभ्यताएं थी इसकी चीन, मेसोपोटामिया, मिस्र और एक खुद सिंधु। तो इस प्रकार से मैंने एक सूत्र बनाया है, बहुत इजी है। देखिए सच्चा मोम, से हो गया सिंधु, च से हो गया चीन, म से हो गया मेसोपोटामिया और म से हो गया मिस्र। ये चारों सभ्यताएं समकालीन हैं। परीक्षा में ये प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सी सभ्यता सिंधु सभ्यता के समकालीन है या फिर कौन सी सभ्यता समकालीन नहीं है। तो बिल्कुल क्लियर कर लीजिए दोस्तों अभी। और सच्चा मोम दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में अभी क्लियर करने हैं, अभी याद करने हैं, पीछे कुछ नहीं रखेंगे हम बाकी। तो
सच्चा मोम का मतलब हुआ सिंधु, चीन, मेसोपोटामिया और मिस्र, ये समकालीन सभ्यताएं थी। एक और बात मैं बताऊं आपको, आप याद रखिएगा दोस्तों, चीन की जो सभ्यता है ये हांग हो नदी के किनारे पर विकसित हुई थी। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये दजला, फरात नदियों किनारे विकसित हुई थी। मिस्र की सभ्यता जो है ये नील किनारे विकसित हुई थी। और सिंधु सभ्यता सिंधु किनारे, मुख्य रूप से सिंधु नदी किनारे विकसित हुई। इस प्रकार से हांग हो, दजला, फरात और नील नदी भी आप इनके साथ याद रखेंगे। अब हम क्रम से चलते हैं, ये सभ्यता कब प्रकाश में आई, कब, इस पर एक टाइम का चार्ट है और बहुत इजी भी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसको प्रकाश में लाने का श्रेय है चार्ल्स मेसन को। चार्ल्स मेसन 1826 में, इसको याद करना बहुत इजी है दोस्तों। मेसन, यहाँ एक वर्ड है, देखिए मेसन। मेसन यदि हम इसका हिंदी ट्रांसलेट करें तो मेसन मतलब कारीगर। तो किसी भी निर्माण की शुरुआत किसके हाथ से होती है? मेसन से। तो सिंधु सभ्यता के प्रकाश डालने की जो शुरुआत है वो किसने की? मेसन, अर्थात चार्ल्स मेसन ने 1826 में। और अपनी जो ये पूरी घटनाक्रम है इसका जो ब्यौरा है इन्होंने प्रकाशित करवाया। और उस ब्यौरे का जो प्रकाशन है वो उसका हम कह सकते हैं शीर्षक था नरेटिव ऑफ जर्नी। याद रखिएगा दोस्तों, मेसन ने जो नींव रखी उस नींव का उन्होंने जो नामकरण किया वो रखा नरेटिव ऑफ जर्नी। 1842 में यह प्रकाशित की गई नरेटिव ऑफ जर्नी। किसके द्वारा? चार्ल्स मेसन। मेसन जी ने उद्घाटन कर दिया 1826 में, यहाँ का परिचय करवाया इस सभ्यता के बारे में। इसके बाद 1834 में बर्नेस ने यहाँ एक किले के साक्ष्य खोजे। बर्नेस, तो ये क्रम से याद रखना जरूरी है। सबसे पहले चार्ल्स मेसन, फिर बर्नेस। बर्नेस याद करना बहुत सिंपल है दोस्तों कि किला है वो किला क्या हो रहा है? बर्न हो रहा है। बर्न हो रहा है यानी जल रहा है। तो किला जो है वो बर्न हो रहा है यानी बर्नेस ने किले के साक्ष्य खोजे यहाँ पर। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण नाम भारतीय इतिहास में पुरातत्व के जो जनक हैं, ये भी कई बार परीक्षा में पूछते हैं, पुरातत्व के जनक कौन हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने 51 में सर्वेक्षण किया। 1851 में इन्होंने सर्वेक्षण किया। 1856 में इन्होंने इस पूरी जो हड़प्पा सभ्यता है इसका एक मानचित्र बनाने की कोशिश की, यह मानचित्र बनाया। दोस्तों इस प्रकार घटनाक्रम 51 से आगे बढ़ता है। 1853 याद होगा आपको, रेल लाइन के लिए प्रसिद्ध है ये वर्ष। डलहौजी के समय रेल लाइन की शुरुआत हुई थी। और दो क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, बहुत बार परीक्षा में आते हैं। रेलवे की शुरुआत डलहौजी के समय होती है और रेलवे का सर्वाधिक विकास करजन के समय होता है, याद रखिएगा दोस्तों। तो कराची से लाहौर, कराची समुद्र किनारे स्थान है, लाहौर तक एक लाइन बिछाई जा रही थी और उस लाइन में पास में एक टीला था, उसमें ईंटें मिली तो ईंटों को लगाया गया। इस प्रकार से जब वो ईंटें प्रकाश में आई तो दो बंधु थे वहां पे, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, जिन्हें ब्रंटन बंधु भी कहते हैं। इन्होंने भी इस पर प्रकाश डाला 1853 में। इस प्रकार से इस सभ्यता पर पूर्व में प्रकाश डाला गया। एक बार क्विक रिकेप कर लेते हैं दोस्तों। 1826 चार्ल्स मेसन, बर्नेस 34 में किले के साक्ष्य, कनिंघम 51 और 56 और 53 में जो रेल लाइन है वहाँ जो ब्रंटन बंधु हैं, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, उनको यहाँ साक्ष्य मिले। लेकिन फिर भी बृहद स्तर पर उत्खनन शुरू नहीं हो पाया। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे दोस्तों तब हम देखेंगे कि बृहद उत्खनन कहाँ से शुरू होता है और कब होता है। इस प्रकार ये कुछ प्रारंभिक प्रयास थे। सिंधु सभ्यता का एक तरीके से हम कह सकते हैं एक झांकी दिखने लगी थी कि कुछ ना कुछ यहाँ पर है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं प्रजाति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षा में आता है और ये आपको बिल्कुल क्लियर याद हो जाएगा, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। देखिए
सिंधु सभ्यता में 4 प्रजातियां पाई गई हैं। पहला प्रोटोस्ट्रेलाइट, जिसे हम काकेकस भी बोलते हैं, दूसरा भूमध्य सागरीय, तीसरा मंगोल और चौथा अल्पाइन। एक बार मैं रिपीट करता हूं नाम, ध्यान से आप सुनिए और मेरे साथ बोलिए। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, जिन्हें हम काकेकस भी कहते हैं, भूमध्य सागरीय, मंगोल और अल्पाइन। तो दोस्तों इसे याद करना बहुत आसान है, चुटकियों में हम याद कर सकते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलियाई आप याद करेंगे, ऑस्ट्रेलियाई भूमध्य में ज्यादा हैं। ऑस्ट्रेलियाई भूमध्य में ज्यादा हैं, ऑस्ट्रेलियाई जो लोग हैं भूमध्य में ज्यादा हैं, और मंगोल में अल्प। ऑस्ट्रेलियाई भूमध्य में ज्यादा हैं और मंगोल में अल्प। तो देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलाइट, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट जो जाति है ये हो गई भूमध्य में, भूमध्य सागरीय ज्यादा, यहाँ मैं अभी बताता हूँ आपको, और मंगोल में अल्प, मंगोल और अल्प से हो गया अल्पाइन। इस प्रकार 4 प्रजातियां हो गई, ऑस्ट्रेलाइट, भूमध्य सागरीय, मंगोल और अल्पाइन। अब यहाँ मैंने एक शब्द लिखा है ज्यादा, तो ऑस्ट्रेलाइट या ऑस्ट्रेलियाई भूमध्य में ज्यादा है, इसका मतलब हुआ दोस्तों कि सबसे ज्यादा यहाँ पर जो लोग मिले हैं, जिस प्रजाति के मिले हैं, वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। तो दोस्तों दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ऑस्ट्रेलियाई भूमध्य में ज्यादा हैं और मंगोल में अल्प। ऑस्ट्रेलियाई भूमध्य में ज्यादा हैं, मंगोल में अल्प। ज्यादा का मतलब हुआ कि सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो पाए गए हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। ठीक है दोस्तों, इनका एक अन्य नाम है काकेकस। काकेकस भी बहुत सिंपल याद है करना कैसे। जब इंडियन टीम और ऑस्ट्रेलियन टीम या किसी भी टीम के साथ ऑस्ट्रेलियन टीम खेलती है तो बहुत कर्कश आवाज करती है, स्लेजिंग करती है। तो ये स्लेजिंग मतलब कर्कश आवाजें निकालती है ऑस्ट्रेलियाई टीम, तो इसका अन्य नाम क्या हो गया, काकेकस। या आप सिंपली भी याद कर सकते हैं। दोस्तों मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ ये बहुत इफेक्टिव तब रहेंगी जब आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे और इनको उसी वक्त याद करेंगे, और ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। ये मेरे सुझाव होते हैं, अगर आपको ये अच्छे लगे तो आप जरूर याद करें। तो आगे चलते हैं दोस्तों, एक बार फिर देखते हैं। ऑस्ट्रेलियाई भूमध्य में तो ज्यादा हैं और मंगोल में अल्प। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों समय की। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, जो सबसे उपयुक्त समय यदि हम कहें तो 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व कार्बन 14 द्वारा है। लेकिन कुछ प्रमुख जो इतिहासकार हैं उन्होंने भी कुछ समय दिए हैं, वो हमें याद करने चाहिए। जैसे ये यहाँ पर परीक्षा में मिलान के प्रश्न आ सकते हैं, एक तरफ उत्खननकर्ता या इतिहास विज्ञ या पुरातत्ववेता और एक तरफ समय। तो जो जॉन मार्शल हैं, जो कि हम कह सकते हैं इस पूरे उत्खनन की जो रीढ़ है, उन्होंने ये समय बताया है 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व। याद रखिएगा, 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व। इसका आधार जो है दोस्तों ये है, सरगान का एक लेख मिला है मेसोपोटामिया सभ्यता से। सरगान का लेख मिला है मेसोपोटामिया सभ्यता, जो कि समकालीन सभ्यता थी, वहां उससे इन्होंने समय लिया है और समकालीन समय निकालते हुए 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व का। इसके बाद दोस्तों अर्नेस्ट मैके ने समय दिया है 2850 से 2500 ईस्वी पूर्व। तो जॉन मार्शल ने 3250 से 2750 और अर्नेस्ट मैके ने 2850 से 2500। व्हीलर महोदय जो हैं, व्हीलर महोदय ने समय दिया है 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व। इसको हम थोड़ा इजी याद कर सकते हैं, इजी भी है याद करना। व्हील जो होते हैं, टायर जो होते हैं, वो आजकल महंगे हो गए, एक टायर 2500 रुपये का आता है। तो व्हील की रेट क्या है, 2500 रुपये। तो व्हीलर ने इसका समय बताया है 2500 से 1500। और फेयर सर्विस ने बताया है 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व। फेयर सर्विस का मतलब हम ऐसे याद कर सकते हैं कि यदि हम 2000 रुपये का नोट यदि हम लेके चलें तो हमारी जो सर्विस है वो फेयर रहेगी, यानी हम कोई भी काम इजीली कर पाएंगे, ऐसे हम याद कर सकते हैं दोस्तों। तो फेयर सर्विस 2000 का नोट, व्हीलर टायर 2500 रुपये में, जॉन मार्शल 3250 और अर्नेस्ट मैके 2850। इस प्रकार से ये प्रमुख जो पुरातत्वविद हैं उनका समय हम देखते हैं।
अब कुछ सामान्य प्रश्न जो परीक्षाओं में बहुत आते हैं, 2-4 प्रश्नों पे मैं चर्चा करता हूं दोस्तों। एक प्रश्न है सर्वाधिक संकेंद्रण। दोस्तों ये पहले जब सिंधु सभ्यता के पास में ये जो उत्खनन हुआ तो ऐसा माना गया कि सिंधु सभ्यता सिंधु नदी किनारे ही फैली हुई है और ये रावी नदी सिंधु नदी किनारे ही है। लेकिन जब बाद में इसका विस्तृत उत्खनन हुआ तो पता चला कि जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र हैं दोस्तों वो है हकरा, जो कि घग्गर नदी का जो क्षेत्र है वह है। इसके आसपास सारे जो क्षेत्र हैं वो थे, क्योंकि यहाँ पर प्राचीन काल में जो लुप्त हो चुकी है नदी, या जिसे हम कहें कि भूमिगत हो चुकी है, तो सरस्वती नदी के किनारे ये ज़्यादा बसे हुए थे जितने भी शहर हैं। इसलिए यदि परीक्षा में दोस्तों ये प्रश्न आता है कि सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ है, तो हकरा या घग्गर नदी के पास में। इसके बाद इसका क्षेत्रफल पे थोड़ी चर्चा करते हैं। लगभग 13,12,99,600 लगभग इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। सर्वाधिक स्थान इसके प्राप्त हुए हैं दोस्तों गुजरात से। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे नया नवीनतम स्थल जो खोजा गया है वह बताइए, तो वह है भर्राना। याद रखिएगा, भर्राना, ठीक है। भर्राना नवीनतम स्थल है, सर्वाधिक गुजरात से खोजे गए हैं, क्षेत्रफल 12,99,600 है। संकेंद्रण हकरा या घग्गर नदी किनारे है, जो कि पहले सरस्वती नदी का बहाव क्षेत्र था। और एक क्वेश्चन आता है सिंधु पूर्व के निक्षेप। सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व के निक्षेप भी हमें मिलते हैं, वो मिलते हैं कोटदीजी और अमरी। कोटदीजी और अमरी, ये याद करना बहुत सिंपल है दोस्तों। एक शब्द है अमरकोट। अमरकोट आप मेरे को कमेंट्स में आप बताएंगे मेरे को कि अमरकोट जो जगह है ये इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है। तो आपका जो उत्तर है उसका मुझे इंतजार रहेगा। तो अमरकोट का मतलब हुआ अमरी और कोट से हुआ कोटदीजी। ये दोनों क्या हैं, सिंधु पूर्व के निक्षेप। निक्षेप का मतलब है यहाँ पर कई जो उत्खनन में कई प्रकार की सामग्री यहाँ से प्राप्त हुई हैं, जमाव मिला है यहाँ पर निक्षेप। तो ये कहाँ से मिले हैं, कोटदीजी और अमरी। और दोस्तों एक और मेहरानगढ़ एक स्थल है, ये भी परीक्षा में आ सकता है, क्योंकि इस स्थल की विशेषता है यह स्थल पाषाण काल से लेकर के हड़प्पा काल तक के यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से, पाषाण काल से लेकर के हड़प्पा तक के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। जैसे मैंने पिछले वीडियो में राजस्थान के, जब हमने राजस्थान का पाषाण काल पढ़ा था तो एक स्थान आया था बागोर, तो बहुत महत्वपूर्ण था। उसी तरह से ये जो मेहरानगढ़ है, यहाँ से पाषाण काल से लेकर के हड़प्पा काल तक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इसी क्रम में हम सबसे पहले पढ़ते हैं हड़प्पा। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि हड़प्पा से सिंधु उत्खनन की शुरुआत होती है, हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत होती है। तो दोस्तों इससे पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ इसके निर्माता। परीक्षा में ये प्रश्न पूछ सकते हैं मिलान के प्रश्नों में। और दोस्तों ये जो मैटर है, ये मैं इस प्रकार का मैटर आपको तैयार करवा रहा हूँ कि आप किसी भी परीक्षा में बैठिए, किसी भी परीक्षा में आप बैठेंगे तो सभी परीक्षाओं के लिए वीडियोज़ हैं। एक बार तैयारी कीजिए, बार बार अलग अलग मैटर, अलग अलग लेवल के मैटर पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। और ये जो वीडियोज़ हैं आपके किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे दोस्तों, सभी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी हैं। तो निर्माताओं की बात हम कर रहे थे, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और T.N. रामचंद्र और K.N. शास्त्री महोदय इन्हें आर्य बताते हैं कि आर्यों ने इसका निर्माण किया सिंधु सभ्यता का। दोस्तों आजकल रामायण आप लोग सभी देख रहे होंगे, देखी होगी आपने देखा होगा कि रामायण में जो पत्नियां हैं वो अपने पति को एक संबोधन करती हैं आर्य। और रामायण के मुख्य पात्र कौन थे दोस्तों, देखिए लक्ष्मण और राम। तो इस तरीके से हो गया कि लक्ष्मण और राम दोनों को उनकी पत्नियां क्या बुलाती हैं,
आर्य। तो इस प्रकार से और दोनों ही क्या थे, शास्त्रों में पारंगत थे। तो लक्ष्मण और रामचंद्र इन दोनों ने क्या बताया है दोस्तों, आर्य लोगों को इसका निर्माता बताया है। लेकिन ये जो मत है, यह मत बाद में स्वीकार कर दिया गया। बहुत फर्क है दोनों सभ्यताओं में। आर्य जो सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, वहाँ लोहे का प्रयोग हो रहा था, और सिंधु सभ्यता में जैसे कि अभी मैंने बताया कांस्य धातु का प्रयोग हो रहा था। इस प्रकार से तो यह मत बिल्कुल भी सही नहीं ठहरता। इसके बाद दूसरा मत आता है दोस्तों, गार्डन चाइल्ड, व्हीलर और क्रेमर। इन्होंने बताया सुमेरियन सभ्यता के निवासियों को सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता, हड़प्पा सभ्यता का निर्माता बताया। तो यह हम याद कर सकते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल है। देखिए, सुमेर नाम का कोई बच्चा है और वो सुमेर नाम का एक चाइल्ड है, वो गार्डन में एक व्हील, एक पहिया बना हुआ है घूमने का, उस पर बैठ करके कैरम खेल रहा है। तो देखिए, सुमेर सभ्यता के निर्माता कौन कौन हुए गार्डन में, तो गार्डन चाइल्ड, व्हीलर और क्रेमर। कैरम का मैंने क्रेमर कर दिया। तो इस प्रकार से इन तीनों महोदय जो हैं, इन्होंने कहा कि जो सुमेरियन जो लोग हैं वो इसके निर्माता थे, क्योंकि सुमेरियन सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता का समय कहीं ना कहीं मैच होता है, तो इसके आधार पर इन्होंने कहा। लेकिन ये गलत है, यह भी उपयुक्त मत नहीं है। इसके बाद आता है दोस्तों राखल दास बनर्जी। इन्होंने बताया द्रविड़ लोगों को सिंधु सभ्यता का निर्माता बताया, और यह मत सर्वाधिक मान्य है। और इसको बहुत सिंपल है दोस्तों याद करना, दास से द्रविड़ जो लोग हैं वो क्या हैं, दास हैं। इस प्रकार से राखल दास बनर्जी ने द्रविड़ को बताया। और फेयर सर्विस और रोमिला थापर, इन्होंने बताया ग्रामीण संस्कृति से ही हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। यह मत भी कुछ हद तक ठीक है। इस प्रकार से फेयर सर्विस और रोमिला थापर ने बताया ग्रामीण संस्कृति, और राखल दास बनर्जी ने बताया द्रविड़। गार्डन चाइल्ड, व्हीलर, क्रेमर, चाइल्ड गार्डन में व्हील पर बैठ करके कैरम खेल रहा है, सुमेर नाम का, ठीक है। और लक्ष्मण राम जो शास्त्र में पारंगत है, उन्हें उनकी पत्नियां क्या कहती हैं, आर्य। तो इस प्रकार से दोस्तों ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं थोड़े से इसके विस्तार की। पहले ये भी प्रश्न जो है परीक्षा में आता है दोस्तों, इसका जो विस्तार है सिंधु सभ्यता का, इसका क्षेत्रफल हमने अभी देखा कुछ, अभी जो देखा 12,99,000 कुछ है, लगभग 13,12,99,600 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे जो उत्तर में क्षेत्र है वो है मांडा। तो दोस्तों मांडा है, ये चिनाब नदी किनारे है, चिनाब के दक्षिणी छोर पर है, और यह जम्मू कश्मीर में है, ठीक है दोस्तों। नक्शा यदि आप पढ़ते हैं आपको पता होगा, नक्शे में हमेशा ऊपर उत्तर दिशा आती है। अगर आपको नहीं पता दोस्तों तो बहुत सिंपल तरीका है, ऊ से ऊपर और ऊ से ही उत्तर, ठीक है दोस्तों। तो अब हम देखते हैं कि मांडा जो है ये सबसे उत्तरी छोर था, दैमाबाद ये सबसे दक्षिणी छोर है सिंधु सभ्यता का। यह है प्रवरा नदी किनारे है, जो कि वर्तमान में गोदावरी कहलाती है। नाम याद रखिएगा दोस्तों, अगर परीक्षा में पूछा जाएगा यहाँ तो प्रवरा पूछा जाएगा, ना कि गोदावरी। और यदि गोदावरी पूछते हैं तो प्रश्न ऐसे आ सकता है कि जो दैमाबाद था वो वर्तमान की किस नदी किनारे स्थित था, तो गोदावरी। ये पड़ता है अहमदनगर महाराष्ट्र में। इस प्रकार उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में महाराष्ट्र का दैमाबाद, पूर्व दिशा में आलमगीरपुर जो हिंडन नदी किनारे है उत्तर प्रदेश में, और पश्चिम में सूत का गेंडोर बलूचिस्तान में है, और ये है दास्क नदी किनारे। एक बार फटाफट देख लेते हैं वापस। मांडा सबसे उत्तरी छोर, दैमाबाद सबसे दक्षिणी छोर, आलमगीरपुर सबसे पूर्वी, और सूत का गेंडोर सबसे पश्चिमी छोर है इस सभ्यता का। इसको थोड़ा सा हम ये याद कर सकते हैं, शादी में जो मांडा होता है, मांडा कुछ फेरों के टाइम काम में लिया जाता है, तो मांडा जो होता है वो हमेशा ऊपर रहता है, तो मांडा हमेशा ऊपर रहेगा, और सूत के डोरे ये सब हम इस तरफ बांध देंगे, और माँ जी हैं जो नीचे रहेंगी, और इस प्रकार से आलम जी हैं वो इस तरफ बैठ जाएंगे। तो मांडा, दैमाबाद, आलम और सूत का गेंडोर।
इस प्रकार से ये इसका विस्तार है दोस्तों। अब हम सबसे पहला जो स्थल है हड़प्पा, उसके बारे में बात करते हैं। हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता जो स्थल है ये वर्तमान में साहिवाल, जो कि माउंट गोगरी या साहिवाल कह सकते हैं, ये पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ ये इसका उत्खनन किया गया। तत्कालीन समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा इसका उत्खनन किया गया। लेकिन दोस्तों परीक्षा में यदि प्रश्न आए कि किसके निर्देशन में किया गया, तो आपका उत्तर होगा जॉन मार्शल के निर्देशन में, क्योंकि वो उस समय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। इस प्रकार से यदि प्रश्न होता है कि किसके निर्देशन में करवाया गया, तो उत्तर होगा जॉन मार्शल। और किसने किया? दयाराम साहनी। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसके जो आगे उत्खनन हुए। हड़प्पा जो क्षेत्र है इसमें आगे और 2 जगह उत्खनन किए गए, 2 बार और उत्खनन किए गए, विस्तृत उत्खनन किए गए। 1926 में किया माधव स्वरूप वत्स ने और 1946 में किया मार्टिमर व्हीलर ने। तो ये क्रम पूछा जा सकता है दोस्तों, कठिन से कठिन प्रश्न आएगा तो ये क्रम आ सकता है, इससे कठिन प्रश्न नहीं बनता है। तो ये बहुत सिंपल है याद करना। दया और माधव दोनों पार्टी में गए, दया और माधव दोनों पार्टी में गए, अर्थात दयाराम साहनी ने 21 में उत्खनन किया, फिर माधव स्वरूप वत्स ने 26 में किया, और व्हीलर या मार्टिमर है शब्द, तो इसमें मैंने पार्टी कहा है इसको, तो पार्टी जो है वो कब होती है? 1946 में। दोस्तों हड़प्पा जो है यह रावी नदी के बाएं किनारे है। नदी का नाम याद रखिएगा, नदी का नाम है रावी। रावी नदी के बाएं तट पर है हड़प्पा, और हड़प्पा बाएं तट पर है दोस्तों, ये भी याद रखना है, बहुत ज़रूरी है याद रखना। मोहनजोदड़ो दाएं तट पर है और हड़प्पा बाएं तट पर है। यहाँ हड़प्पा में जो हड़प्पा क्षेत्र है, यहाँ 2 प्रकार के सभी जो नगर है दोस्तों, वहाँ 2 प्रकार के टीले पाए गए हैं, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। जो पूर्वी टीला है दोस्तों उसे नगर कहा गया है, और पश्चिमी टीले को दोस्तों दुर्ग कहा गया है। पूर्वी टीले को नगर और पश्चिमी टीले को दुर्ग कहा गया है। जो पश्चिमी टीला है उसे व्हीलर ने एक नाम दिया है, याद रखिएगा, माउंट एबी। परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है, आता है, आ सकता है। तो व्हीलर महोदय ने इसे नाम दिया माउंट एबी। यहाँ एक कब्रिस्तान भी मिला है, उस कब्रिस्तान का नाम है R37। क्या नाम है दोस्तों? R37। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 37 लोगों को दफनाया गया है वहाँ, इस प्रकार से। इसके अलावा यहाँ क्या क्या मिला है वो देखते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया, पूर्व में नगर होता था और पश्चिम में दुर्ग होता था, और यहाँ पर श्रमिक आवास मिले हैं दोस्तों, मजदूरों के आवास मिले हैं, जो कि 7 और 8 हैं, क्रम से 7 और 8 ये आवास मिले हैं। इनके पास में गोल चबूतरे मिले हैं, और यहाँ पर इन चबूतरों में जो धान है या जो अन्न है इसको कूटने के, अनाज की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। और इन जो ये गोल चबूतरे हैं, इनके उत्तर दिशा में एक अन्नागार मिला है। अन्नागार यानी इसका भंडार, जो भंडारण होता है अनाज का, वो होता था। और इस अन्नागार के उत्तर में, ये जो अन्नागार है इसके उत्तर में नदी बहती थी, उस नदी का नाम था रावी, और अन्नागार है वो उस तरफ खुलते थे। तो इससे आप क्या समझे दोस्तों? इससे आप ये समझे, इससे आपको ये समझना है कि एक बार देखिए, पूर्वी जो टीला है वो नगर कहलाता था, पश्चिमी टीला जो है वो दुर्ग कहलाता था। व्हीलर महोदय ने इसे नाम दिया माउंट एबी। वहाँ एक कब्रिस्तान मिला है दक्षिण में उसके, उसका नाम है R37, और वही श्रमिक आवास मिले हैं जो कि 7 और 8 हैं कमरे, और इसके उनके उत्तर में गोल चबूतरे मिले हैं जहाँ पर अनाज की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, और उसके भी उत्तर में अन्नागार मिला है जिसके दरवाजे
रावी नदी की तरफ खुलते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि वहाँ से जो अन्न है वो नदी के मार्ग से व्यापार के लिए या कहीं भी भेजने के लिए नाव का उपयोग किया जाता होगा। तो ये हमने देखा। इस प्रकार कुछ और दो चार महत्वपूर्ण यहाँ से सामग्रियाँ मिली हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है पुरातात्विक दृष्टि से। देखिए, स्त्री की एक मृण मूर्ति मिली है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्त्री की मृण मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से पौधा निकला हुआ बताया गया है। और दोस्तों, सिंधु सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी, ये हम आगे और पढ़ेंगे। तो मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी, इसका जो प्रमाण है वो है ये जो मूर्ति है, जो स्त्री की जो मूर्ति मिली है उसके गर्भ से पौधा निकल रहा है, इस प्रकार से उसे मातृ शक्ति के रूप में दिखाया गया है। और यहाँ नर की प्रस्तर मूर्ति मिली है, नर कबंध मूर्ति भी कहते हैं। और यहाँ से मिला है कांसे का दर्पण, कांस्य दर्पण। क्योंकि हमें पता है उस समय धातु कांसा ही थी, तो इसलिए हड़प्पा से कांसे का दर्पण मिला है। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों कि जो स्त्री है, वो जो स्त्री है और वो जो पुरुष है, पत्थर का जो मूर्ति मिली है, तो स्त्री और पुरुष दोनों अपना चेहरा किस में देखते थे? कांसे के दर्पण में। तो हड़प्पा की तीनों चीज़ें एक जगह समाहित होती हैं। स्त्री और पुरुष दोनों की जो मूर्तियां हैं वो अपना चेहरा किस में देखते हैं दोस्तों? वो देखते हैं कांसे के दर्पण में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ मिला है मानव और बकरे को एक साथ गाड़ने के साक्ष्य मिले हैं। मानव और बकरे को एक साथ गाड़ने के यहाँ साक्ष्य मिले हैं। पशु के साथ ये जो शवादान है, ये इसका उदाहरण बकरे के साथ जो शवादान है ये हमें मिलता है हड़प्पा से। एक स्थल आता है दोस्तों नवपाषाण काल का बुर्ज होम कश्मीर में, वहाँ भी कुत्ते के साथ मानव को गाड़ने के साक्ष्य मिले हैं। ये नवपाषाण काल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एक पीतल की इक्का गाड़ी यहाँ से मिली है और मुद्रा पर सांप और गरुड़ का एक चित्र है। सांप को गरुड़ ने पकड़ रखा है, इस प्रकार का एक चित्र बना हुआ है। और जो यहाँ मोहरें मिली हैं, सर्वाधिक मोहरें वर्गाकार हैं। वर्गाकार, यदि प्रश्न परीक्षा में आए कि सर्वाधिक मोहरों जो मिली हैं उनकी आकृति क्या है, तो आप कहेंगे दोस्तों वर्गाकार। वर्गाकार मोहरें मिली हैं। अब एक बार फटाफट हम देख लेते हैं कि ये सारे जो चीज़ें मिली हैं इनको हम कैसे याद करें। तो देखिए, एक स्त्री और एक पुरुष दोनों पीतल की इक्का गाड़ी में बैठे हैं। स्त्री और पुरुष दोनों पीतल की इक्का गाड़ी में बैठे हैं। उनके पास एक मुद्रा पड़ी है। आप इमेजिन कीजिए दोस्तों, जितना हम इमेजिन करेंगे उतना ज़्यादा याद होगा। आप इमेजिन कीजिए और हो सके तो आंखें बंद कीजिए और आप सोचिए कि एक पुरुष है, एक स्त्री है, दोनों की मूर्तियां हैं, वो दोनों बैठी हैं गाड़ी में और उनके पास में एक मोहर है, उस मोहर पर एक सांप और गरुड़ का चिन्ह है और वो दोनों बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? कांसे के दर्पण में अपना चेहरा देख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें कलेक्ट हो जाती हैं एक जगह। और शारीरिक आवास दोस्तों हमने देख लिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ पर एक क्लियर करना है दोस्तों, वो है अगर परीक्षा में ये प्रश्न आए कि सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है, तो दोस्तों आपका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा दोस्तों, सर्वाधिक मोहरें मिली हैं मोहनजोदड़ो से और सर्वाधिक अभिलिखित, जिसमें कुछ लिखा गया है, वो मोहरें मिली हैं हड़प्पा से। तो याद करना बहुत सिंपल है। हड़प्पा छोटा शब्द है, मोहनजोदड़ो बड़ा शब्द है। यदि हम कहें कि सबसे ज्यादा मोहरें कहाँ से मिली हैं तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। और यदि ये कहा जाए कि सर्वाधिक अभिलिखित मोहरें कहाँ से मिली हैं तो दोस्तों उत्तर होगा हड़प्पा। तो इस प्रकार हमने हड़प्पा जो सभ्यता का हड़प्पा जो स्थल है इसके बारे में दोस्तों हमने जानकारी ली और मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों इसमें बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा मैटर मैंने इसमें ऐड किया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। इस वीडियो को आप 1 या 2 बार या 3 बार देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी बुक से कोई भी मैटर उठा के पढ़ने की आवश्यकता है। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए वीडियो को और
कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।